स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के राज्य अतिथि गृह पहुंचने में सीएम विष्णुदेव साय ने वर्ष 2024 के लिए छत्तीसगढ़ के शासकीय कैलेंडर का विमोचन किया है। कैलेंडर सुशासन के चित्रण के साथ ही सूर्योदय थीम पर आधारित है। मुख्य पृष्ठ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो है, जबकि जनवरी महीने में प्रभु श्री राम के चित्र के साथ ही भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनः प्रतिष्ठा की संकल्पना के लिए अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर को दर्शाया गया है। छत्तीसगढ़ के शासकीय कैलेंडर के अलग लुक यहां पर दिया गया है। बता दें आपको कि राज्य अतिथि गृह पहुंचना जारी किए गए शासकीय कैलेंडर में जनवरी में प्रभु श्री राम की चित्र और फरवरी में राजिम के त्रिवेणी संगम पर भगवान राजीव लोचन का धाम, मार्च महीने में महतारी वंदन योजना, अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 18 लाख पात्र परिवारों को अपना घर दिलाने का संकल्प दर्शाया गया। वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल परिसर में सतनामी उत्थान एवं जागृति समिति द्वारा आयोजित सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज के लिए लाभदायक होते हैं। समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन का और आदर्श सामूहिक विवाह में कराकर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से रायपुर का ये पूरा मामला है, रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित खालसा स्कूल परिसर में सतनामी उत्थान और जागृति समिति द्वारा आयोजित सतनामी युवक युवती परिचय सम्मेलन को संबोधित किया और इसे संबोधित करते हुए आयोजन समाज के लिए लाभदायक होते हैं, इस बात को कहा है। समाज के गुरु बालदास साहब ने अपने पुत्र का विवाह समाज द्वारा आयोजित परिचय सम्मेलन और आदर्श सामूहिक विवाह में कराकर समाज के सामने एक बड़ा उदाहरण पेश किया। ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रायपुर में विष्णुदेव साय पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं कवि सम्मेलन का रसपान करने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद सुनील सोनी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दर्शक दीर्घा में बैठकर कवियों द्वारा प्रस्तुत कविताओं का भरपूर आनंद लिया। कवियों ने हास्य कविता प्रस्तुत कर दर्शकों को गुदगुदाया तो ओजपूर्ण कविता से दर्शकों में जोश भी भर दिया। मुमताज नसीम की सरस्वती वंदना की सुमधुर गूंज से कवि सम्मेलन की सुहावनी शुरुआत हुई। मशहूर कवि कुमार विश्वास ने हास्य बोध के भाव के साथ ही मंच का प्रभावशाली संचालन किया। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, कुशल कुशवाहा, अमित शर्मा ने अपनी कविताओं से ऐसा समा बांध दिया कि दर्शक पूरे समय कार्यक्रम का लुत्फ उठाते रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मां महामाया एयरपोर्ट अंबिकापुर में सरगुजांचल में प्रथम आगमन पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय के साथ उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारी राम प्रताप सिंह भी आए। इस दौरान एयरपोर्ट में श्री कृषि मंत्री रामविचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज, विधायक श्रीमती गोमती साय के साथ साथ सरगुजा कमिश्नर जी.आर. चुरेंद्र, आईजी मोहित गर्ग, कलेक्टर भूस्कर विलाज संदीपन समेत कई
गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बता दें आपको कि परेड ग्राउंड में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल हुए, जहां पर तमाम और लोग भी उस वक्त मौजूद थे। मुख्यमंत्री साय ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कवि सम्मेलन क्योंकि ये था और उसमें रसपान करने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद सुनील सोनी, विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद थे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दर्शक दीर्घा में बैठकर कवियों द्वारा प्रस्तुत कविताओं का भरपूर आनंद भी लिया। कविताओं के माध्यम से जो पूरा माहौल था, वो पूरा माहौल काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय धर्म नगरी राजिम के त्रिवेणी संगम में आयोजित भक्त माता राजिम जयंती महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाज के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ भगवान राजीव लोचन एवं भक्त माता राजिम की पूजा अर्चना कर प्रदेश और समाज की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 5 साल के लंबे इंतजार के बाद इस साल फिर से राजिम कुंभ की भव्यता लौटेगी और एक बार फिर देश भर में इसकी ख्याति होगी। उन्होंने आगे कहा कि साधु संत महात्माओं का आगमन कुंभ के अंदर होगा और रविवार को प्रदेश के प्रयागराज नगरी राजिम में साहू समाज के प्रदेश स्तरीय भक्त माता राजिम महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम विष्णुदेव साय सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने एक बार फिर से राजिम माघी पुन्नी मेला को राजिम कुंभ के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। इसके दौरान ही सीएम साय ने पूर्व सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 से 25 दिन हुए और हमारी सरकार आपको आवास और बोनस देगी। साथ ही चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए पीएम मोदी की गारंटी को भी 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कई दिनों से बीमार थे और उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था। पिता के निधन की खबर सुनते ही भूपेश बघेल दिल्ली से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल का निधन, पार्थिव शरीर को रखा गया और दर्शनार्थ शांति नगर बंगले में भूपेश बघेल अभी दिल्ली में दोपहर बाद आएंगे और रायपुर 2 दिन बाद 10 जनवरी को यहां पर इनकी अंत्येष्टि होगी। अंत्येष्टि गृह का ग्राम पाटन में, चूंकि स्वर्गीय नंद कुमार के परिजनों का इंतजार किया जाएगा। और अब खबर रायपुर से, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष बैज हसदेव वन कटाई के विरोध में हो रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जन भी गए थे। हसदेव अरण्य पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जल जंगल जमीन पर मूल निवासियों का जंगल में रहने वालों का पहला हक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जंगल की कटाई का विरोध करती है। ये भाजपा की अडानी परस्त नीति का परिणाम है। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, हसदेव अरण्य क्षेत्र में वनों की अंधाधुंध कटाई शुरू की जा चुकी है। 50,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। 3 लाख पेड़ कटेंगे। अब तो सरकार में है नहीं, हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन हर आदिवासी की लड़ाई हम लोग हमेशा से लड़े हैं। मैंने कहा, इसलिए शुरू से कहा कि आप लोग को पता होना चाहिए कि मैं भी एक आदिवासी हूं। आदिवासी दुख और दर्द और तकलीफ को मैं समझ सकता हूं। जल जंगल का जमीन का अधिकार को मैं समझ सकता हूं। बस्तर भी खनिज संसाधन क्षेत्र है, आपका सरगुजा क्षेत्र भी खनिज संसाधन क्षेत्र है। हमारे पास लोहे की खदानें हैं, तो आपके पास कोल माइन से इधर बस्तर आदिवासी क्षेत्र
सरगुजा आदिवासी क्षेत्र। क्या हम लोग दोनों मिलकर लड़ाई नहीं लड़ सकते थे? क्या बताइए, दोनों मिलकर लड़ाई लड़ सकते हैं? हम लोग लड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं? बताइए। आदरणीय साथियों, मेरे बस्तर से आए साथियों, मेरे बस्तर से आए प्रमुख साथियों, आदरणीय साथियों, ये लड़ाई सिर्फ अंबिकापुर और सरगुजा और सूरजपुर तक नहीं जाना चाहिए, ये लड़ाई सरगुजा से बस्तर तक जाना चाहिए। नवी मुंबई के दीघा स्टेशन जल्द शुरू हो, इसके लिए शिवसेना ने आज हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसमें ठाणे लोकसभा के सांसद राजन विचारे, युवा नेता आदित्य ठाकरे ने, आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि स्टेशन शुरू करने की मांग की है और मांग के साथ ही सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि स्टेशन कई दिनों से रेडी स्थिति में है, लेकिन फिर भी सरकार को जनता की कुछ पड़ी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री को उद्घाटन करने का समय नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण अभी तक स्टेशन की शुरुआत नहीं की जा रही है। अगर आप देखें तो पिछले 2 साल से महाराष्ट्र जो अन्याय सहन करके आया है, अगर आप देखें तो कोई भी शब्दों में इस बात का हम समर्थन नहीं कर सकते। पहले तो वेदांता फॉक्स पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो, वो गुजरात को सेटल कर दिए। अगर आपने देखा होगा तो ये दीघा स्टेशन जहां हम खड़े हैं 8 महीनों से तैयार है, लेकिन यहाँ अगर आपने देखा होगा तो उद्घाटन की कोई बात नहीं होगी। वैसे ही एमटीएचएल 2 महीनों से तैयार है, लेकिन उद्घाटन नहीं, इनॉग्रेशन नहीं। अभी आपने देखा होगा मोपा का एयरपोर्ट है, मनोहर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा गया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, हम स्वागत करते हैं इस बात का। लेकिन यहाँ अगर आपने देखा होगा तो यहाँ का जो एयरपोर्ट है नवी मुंबई का, दीबा पाटिल एयरपोर्ट हमने कहा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, उस बात पे कोई बात सरकार से कर रहा नहीं है। संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर में छत्रपति संभाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे नामकरण हमने किया था, उस पर भी कोई केंद्र सरकार से बात नहीं करे। ये तो महाराष्ट्र पे अन्याय तो बढ़ते। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारंपरिक और स्वदेशी व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत बताई है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मोहराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन करते हुए श्री सोरेन ने पहनावा और खान पान में स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम ने कहा है कि आज तकनीक के दौर में ये आवश्यक है कि समय के साथ कदम ताल करते हुए अपनी पुरानी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को भी सहेज कर रखें। इस तरह का आयोजन इस सोच के साथ उस दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा। ऐसे में ये आवश्यक है कि सरकार के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी सक्रिय पहल हो, इससे एक बेहतर वातावरण तैयार होगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जब हमारी सरकार जनता से जुड़ने की कोशिश करती है, मोदी सरकार अपनी एजेंसी का इस्तेमाल कर राज्य सरकार को परेशान करती है। राज्य में कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम गठबंधन की बहुमत सरकार है। सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राज्य में संवैधानिक संकट नहीं होने वाला है। करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित और लागू। लोहरदगा पुलिस को नशा के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। लगभग 35 लाख की 74 बोरा डोडा लोहरदगा पुलिस ने पकड़ने का काम किया है। इनकी जानकारी लोहरदगा एसपी हरीश विन जामा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गुप्त सूचना के आधार पर 6 जनवरी को चावल लदे एक ट्रक पर भारी मात्रा में चावल के बीच अवैध मादक पदार्थ कुडू पलामू के रास्ते पंजाब ले जाए जा रहे 74 बोरा अवैध डोडा पोस्ता जब्त किया गया। बोरे में 1500 किलो डोडा, जिसका कीमत अनुमानित 35 लाख रुपए बताई जा रही है। दिनांक 6/1/2024 को एक गुप्त सूचना मिली। सूचना ये थी कि पंजाब नंबर का एक ट्रक है जिसमें भारी मात्रा में डोडा को ले जाया जा रहा है। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में डीएसपी मुख्यालय लोहरदगा, सर्कल इंस्पेक्टर किस्को अंचल, थाना प्रभारी कुडू, ये सारे लोग मौजूद थे। इनके नेतृत्व में ही
टीम को भेजा गया। तो जैसे जो कुड़ू की सीमा लगती है, हिंजला पिकेट है हम लोगों का, हिंजला पिकेट के पास एक जगह है जो को कोकर गोगा पत्रा, इस जगह पर ट्रक को आते हुए देखा गया। ट्रक को इशारा करके रोका गया। रोकने के पश्चात ट्रक में भारी मात्रा में चावल के बोरों के बीच में डोडा को बरामद किया गया। लगभग 74 बोरों में 74 सैक्स में डोडा को बरामद किया गया है। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में आगजनी और हिंसा करने वाले प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमेटी और सक्रिय सदस्यों को हथियार, गोली, नक्सली पर्चा, मोबाइल आदि के साथ गिरफ्तार किया गया। बता दें आपको कि पुलिस कप्तान राकेश रंजन ने आज अपने कार्यकाल के अंदर मीडिया को संबोधित किया और पुलिस कप्तान रंजन ने बताया है कि टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमेटी आदेश कुमार गंजू उर्फ प्रभाकर एवं सक्रिय सदस्य उपेंद्र कुमार गंजू उर्फ भोला, लालदेव कुमार गंजू, पिंटू कुमार कोयला और साथ ही साथ व्यवसायियों एवं निर्माण मजदूरों के लिए भय एवं आतंक का प्रतीक बन गया था। उन्होंने बताया है कि टंडवा थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव स्थित रेलवे पुल निर्माण कंपनी में पोकलिन मशीन में आग लगने की घटना में शामिल प्रतिबंधित टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का सरगना था। एक सब जोनल कमेटी और टीएसपीसी उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य है, जिसने आनंद एवं सिरा कंस्ट्रक्शन कंपनी की साइट पर पानी के टैंकर में आग लगा दी और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। विगत कुछ दिनों से टंडवा थाना क्षेत्र में टीपीसी के कमांडर प्रभाकर के नाम से लगातार कोल संवेदकों को और जो अन्य जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको धमकी दी जा रही थी और लेवी की मांग की जा रही थी। इसी क्रम में टंडवा थाना क्षेत्र में एक आगजनी की घटना भी दिसंबर महीने में कारित की गई थी, जहां पे एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के पानी के टैंकर में आग लगा दिया गया था। इन सभी कांडों का अनुसंधान लगातार हम लोग के द्वारा किया जा रहा था और इंस्पेक्टर टंडवा के नेतृत्व में एक टीम लगातार इस पर कार्य कर रही थी। अनुसंधान करते हुए हम लोगों ने इस टीपीसी के कमांडर प्रभाकर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है और इसके साथ ही हमने उसके 4 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हमें एक .315 राइफल, 2 पिस्टल और 1 एयर पिस्टल, कुछ गोली, पर्चे, टीएसपीसी के पर्चे जिस पर जो लिखकर धमकी मांगा करते थे, एवं अन्य सामग्री जो प्राप्त हुई है। किशनगंज एमजीएम मेडिकल कॉलेज निदेशक सह विधान परिषद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस सांसद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ने किशनगंज कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को सद्बुद्धि दी है और इसीलिए उन्होंने स्वीकार किया कि औरंगजेब और अकबर तानाशाह थे। वहीं विधान पार्षद जायसवाल ने कहा है कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को जो व्यक्ति लौटने का काम कर रहा है वह तानाशाह कैसे हो सकता है। बता दें आपको किशनगंज सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब और अकबर से की थी और कहा था कि जिस तरह औरंगजेब और अकबर कार्य करते थे उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य करते हैं। वहीं विधान पार्षद जायसवाल ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राहुल गांधी भारत को जोड़ने का कार्य बाद में करें, सर्वप्रथम उन्हें अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए क्योंकि कांग्रेस की वजूद ममता बनर्जी या नीतीश कुमार स्वीकार करने वाले नहीं हैं। देखिए, ऊपर वाले ने, भगवान ने किशनगंज के सांसद को सुबुद्धि दिया और उन्होंने एक चीज तो कबूल कर लिया कि औरंगजेब और अकबर दोनों जो है तानाशाह थे। इस बात को जब वो कबूल किए तभी किसी के बारे में वो उदाहरण दे सकते हैं। तो बस इसको कबूल कर लिए तो उसके बाद फिर मोदी जी तानाशाह कैसे हो सकते हैं। औरंगजेब और अकबर ने जो गलत काम किया हिंदुस्तान में उसको कांग्रेस सांसद इस बात का सर्टिफिकेट दे रहा है कि वो तानाशाह था। तो उस तानाशाह के किए हुए गलती को आज अगर हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत फिर से लौट रहा है तो जो लौटा रहा है उस विरासत को वो कैसे तानाशाह हो सकता है। तो इसलिए कंट्राडिक्टरी हो गया। खुद उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि औरंगजेब और अकबर दोनों तानाशाह थे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।